दोस्तों आज मैं पहली बार एक इंडियन मूवी तुम्बाड़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत होती है 1947 में, जहाँ मूवी का लीड एक्टर विनायक राव अपने बेटे को कहानी को नरेट कर रहा था। वो बताता है कि सदियों पहले एक पूर्ति की देवी हुआ करती थी जिनके पास कभी खत्म न होने वाला सोने और अनाज का भंडार था। जब ब्रह्मांड बना तब पूर्ति की देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। इनमें से पहला बच्चा उनका फेवरेट था और उस बच्चे का नाम हस्तर था। फिर कुछ समय बाद हस्तर ने अपनी ही माँ का सोना चुरा लिया। इसके बाद वो अनाज चुराने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बाकी के देवी देवताओं ने हस्तर को मारकर धूल के कणों में बदल दिया। इसके बाद देवता उसके ऊपर आखिरी वार करके उसे हमेशा के लिए मारने वाले थे, पर तभी वहाँ पूर्ति की देवी यानी उन सभी की माँ ने आकर हस्तर को बचा लिया था। साथ ही हस्तर को बचाने के पीछे उनकी एक शर्त होती है कि हस्तर की अब से कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी। इसके अलावा पुराणों और ग्रंथों से उसका नाम हटा दिया जाएगा। फिर पूर्ति की देवी उसे अपनी कोख में रख लेती हैं। अब कुछ समय बीतने के बाद विनायक राव के पूर्वजों ने हस्तर का मंदिर बनवाया और उसे पूजने लगे। इस कारण उनसे सभी देवी देवता नाराज हो गए और अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए तुम्बाड़ पर बारिश करके जताना शुरू कर दिया। अब कहानी आगे बढ़ने से पहले हमें एक टैग लाइन दिखाई जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि हस्तर का वरदान ही हमारे लिए श्राप है, जिसका मतलब हमें मूवी की आखिर में पता चलेगा। अब कहानी शुरू होती है 1930 में, जो कि मूवी का पहला चैप्टर है। यहाँ हम तुम्बाड़ में ज्योति नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि सरकार के बाड़े में जा रही होती है। असल में ये बाड़ा सरकार नाम के पंडित का था, जो कि उस बाड़े का आखिरी बचा हुआ पंडित था। ज्योति सरकार के पास से सोने की मुद्रा लेने के बदले सरकार को सेक्सुअल प्लेजर देती है, जहाँ सरकार ज्योति से कहता है कि सोने की मुद्रा आसानी से नहीं मिलती बल्कि इसे कमाना पड़ता है। इसके बाद हम ज्योति के बच्चों को देखते हैं, जिनमें बड़े बेटे का नाम विनायक राव है जो इस मूवी का लीड एक्टर भी है। वहीं छोटे बेटे का नाम सदाशिव राव होता है। वो दोनों अपने घर के बाहर अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि ज्योति सरकार के यहाँ से आने में लेट हो गई थी। अब दोनों आपस में बात करते हैं कि दादी को इस बार खाना कौन देगा। असल में उनके घर में एक बूढ़ी औरत है जिसे सभी दादी कहकर बुलाते हैं, लेकिन ये दादी उनकी नहीं है बल्कि उस सरकार की ग्रेट ग्रैंड मदर थी। अब दोनों घर के अंदर जाकर दादी के लिए खाना बनाते हैं, जहाँ विनायक अपने छोटे भाई से दादी को खाना देने का कहता है। तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है और सदाशिव को दादी के पास जाने से रोक लेती है, जिसके बाद वो खुद ही खाना लेकर दादी के पास जाती है और हमें पता चलता है कि दादी की उम्र 200 साल से भी ज्यादा है। देखने में उनका शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था पर अभी भी वो जिंदा थी। इन लोगों ने दादी को एक चैन से बांधकर अलग कमरे में रखा हुआ था। अब रात में विनायक अपनी माँ से सोने की मुद्रा का पूछता है, जिस पर वो उसे मना कर देती है कि उसे आज भी मुद्रा नहीं मिली है। ये सुन विनायक कहता है कि अगर सरकार हमें मुद्रा नहीं देगा तो हम उसकी दादी का ध्यान नहीं रखेंगे। इस पर उसकी माँ से कहती है कि मुद्रा कोई मजाक नहीं है, उसे कमाना पड़ता है। तभी ज्योति को दादी के जागने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो डर कर दादी के पास जाती है, जहाँ दादी बार बार अपने आप को यहाँ से फ्री करने का कह रही होती है। इसीलिए ज्योति दादी के पास जाकर उससे कहती है कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। तभी हम शॉकिंग सीन देखते हैं कि दादी ज्योति के ऐसा बोलने के बाद सच में सो गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग में उन्हें पता चलता है कि सरकार की डेथ हो गई है और उनका फ्यूनरल चल रहा है। अब ज्योति अपने घर वापस आती है और बच्चों से रात में उनका सामान पैक करने का बोल अगली सुबह तुम्बाड़ को हमेशा के लिए छोड़ने का कहती है। इस पर विनायक कहता है कि उन्हें यहाँ से जाने की क्या जरूरत है, अब तो सरकार का बाड़ा हमारा हो जाएगा और उसके अंदर का खजाना भी हमारा होगा। अब विनायक की माँ से कहती है कि सरकार अपनी पूरी जिंदगी बाड़े में खजाना ढूंढता रहा लेकिन उसे नहीं मिला और गांव के लोग उन्हें बाड़ा नहीं मिलने देंगे, इसीलिए वो तुम्बाड़ छोड़कर पूना जाएंगे। और रही बात सरकार की दादी की तो उसे यहीं छोड़ देंगे। अब अगली सुबह विनायक और सदाशिव बातें करते हैं कि पूना कैसा है। इस पर विनायक उसे बताता है कि पूना में बिना बैल की गाड़ियां होती हैं और वो बहुत बड़ा गाँव है। इसी दौरान सदाशिव जिस पेड़ पर बैठा था उसकी डाली टूट जाती है और सदाशिव पत्थर पर गिरने के कारण बेहोश हो जाता है, जिससे उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। इसके बाद विनायक जल्दी से अपनी माँ को सदाशिव के बारे में बताता है, इसीलिए उसकी माँ जल्दी से उसे लेकर इलाज के लिए निकल जाती है। साथ ही जाते जाते विनायक को कहती है कि आज उसे ही दादी को खाना खिलाना होगा और अगर वो जाग जाए तो उसे कहना होगा दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। विनायक को ये लाइन कुछ ठीक से समझ नहीं आती कि आखिर हस्तर कौन है। अब यहाँ विनायक को घर में अकेले डर लग रहा होता है, इसीलिए वो जल्दी से खाना बनाने के लिए घर के डब्बे चेक करता है। तभी आटे का डब्बा उसके सर पर गिर जाता है। ठीक उसी समय विनायक को दादी के रोने की आवाज आती है। वो डरते हुए दादी के पास जाता है जो बार बार खाना मांग रही थी। विनायक डर कर वहाँ से जाने लगता है। तभी दादी उसके सामने खजाने का नाम लेती है, जिसे सुन विनायक के मन में लालच आ जाता है और वो दादी के पास चला जाता है और उस खजाने के बारे में पूछने लगता है। इस पर दादी उसे खाना खिलाने के बाद खजाने के बारे में बताने का कहती है। अब विनायक जल्दी से कुछ खाना बनाने के लिए बाहर आ जाता है और दादी को सुलाने के लिए माँ का कहा हुआ सेंटेंस याद करने लगता है। तभी उसके पीछे दादी आ जाती है जो विनायक के पैर में चैन बांध देती
देती है। इसके बाद दादी उसे खाने के लिए अपने रूम में खींचते हुए ले जाती है। विनायक बहुत कोशिश करता है लेकिन अभी तक उसे वो सेंटेंस याद नहीं आ रहा होता जो उसे उसकी माँ ने बताया था। अब जैसे ही दादी विनायक की गर्दन उड़ाने वाली होती है उसे वो सेंटेंस याद आ जाता है। वो दादी को हस्तर का नाम लेकर सोने का कहता है और दादी वहीं सो जाती है। तभी विनायक की माँ वापस घर आती है क्योंकि सदाशिव की जाते वक्त रास्ते में ही डेथ हो गई थी। अब ज्योति और उसका एक बेटा विनायक ही बचे हुए थे। वो दोनों अगली सुबह ही पूना के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में विनायक वापस जाने की जिद करता है कि वो दादी से कैसे भी करके खजाने का पता लगा लेंगे। विनायक की ये बात सुन उसकी माँ उसे एक सोने की मुद्रा देती है और उसे शांत रहने का कहती है। लेकिन विनायक अपनी माँ को अभी भी वापस तुम्बाड़ चलने का कहता है क्योंकि वहाँ उसे एक मुद्रा नहीं बल्कि बहुत सारी मुद्राएं चाहिए। विनायक की माँ अभी तक समझ चुकी थी कि लालच के कारण ही उसके पति की मौत हुई और वो नहीं चाहती कि उसका बचा हुआ एक बेटा भी मारा जाए। इसीलिए वो विनायक को मारते हुए गुस्सा करती है और उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो कभी भी तुम्बाड़ वापस नहीं आएगा। माँ को परेशान देख विनायक उसकी बात मान लेता है और दोनों वहाँ से पूना चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद का, जो कि मूवी का चैप्टर 2 है, जिसमें हम एक कार से विनायक को उतरता हुआ देखते हैं और ये जगह तुम्बाड़ थी। यानी विनायक के मन का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो 15 साल बाद यहाँ इसीलिए ही वापस आया था। अब विनायक सीधे अपने घर में जाता है जहाँ वो बचपन में रहा करता था। घर के अंदर जाकर उसे वही दादी मिलती है। इसके शरीर के अंदर पेड़ घुस गया था लेकिन अभी भी दादी का दिल धड़क रहा था। विनायक दादी को जिंदा देख जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि खजाने का रास्ता उसे दादी से ही पता चलने वाला था और इसी खुशी में वो पागलों की तरह हंसने लगता है। अब विनायक दादी के लिए खाना बनाता है और खजाने का पूछता है। इस पर दादी उसे लालची बुलाते हुए कहती है कि तू फिर से उस खजाने के लिए यहाँ तक पहुँच गया। अब विनायक दादी से कहता है कि अगर खजाना मैं नहीं लूंगा तो उसे कोई और ले लेगा। साथ ही खजाना मिलने पर दादी के साथ उसे बांटने का कहता है। इस पर दादी उसे कहती है कि मुझे खजाना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे दिन अब पूरे हो गए हैं। साथ ही विनायक से कहती है कि वो उसे जान से मार डाले क्योंकि वो अब और जीना नहीं चाहती है। ये सुन विनायक दादी से डील करता है कि अगर वो खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताएगी तो वो उसे मारकर मुक्त कर देगा। अब दादी उसे बताती है कि आज से कई सालों पहले जब वो जवान थी तब वो कुएं में उतरने के लिए सबसे तेज हुआ करती थी। ये सुन विनायक को पता चल जाता है कि खजाना बाड़े के कुएं में है। इसीलिए अब विनायक उस बाड़े में जाता है जहाँ 3 महीने की मेहनत के बाद उसे वो कुआं मिल जाता है और साथ ही उसके अंदर कैसे उतरना है उसे ये भी पता चल जाता है। लेकिन इस कुएं से खजाना कैसे बाहर निकालना है ये उसे अभी भी पता नहीं होता। इसीलिए वो फिर से दादी के पास जाता है और दादी से खजाना निकालने के बारे में पूछता है। दादी उसे सारे तरीके बता देती है और विनायक अपनी डील को याद करते हुए दादी को हमेशा के लिए मारकर मुक्त कर देता है। इसके बाद विनायक खजाना निकाल कर अपने घर पूना चला जाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी पत्नी ने आटे का व्यापार खोल लिया है क्योंकि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और विनायक कई महीनों के बाद घर वापस आया था। विनायक अपनी पत्नी की ऐसे काम करने के कारण उस पर बहुत गुस्सा करता है लेकिन थोड़ी ही देर में उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपनी पत्नी को खुश होकर कहता है कि वो उसे अब रानी बना देगा। इसके बाद विनायक अपने हुलिये को सही करके अपने एरिया के मुनीम के पास जाता है। मुनीम उसे बताता है कि वो ओपियम यानी कि अफीम परमिट के लिए पैसे जमा कर रहा है और जब वो बड़ा आदमी बन जाएगा तो विनायक को अपने पास जॉब के लिए रख लेगा। असल में विनायक ने मुनीम से कर्जा लिया था और मुनीम को लग रहा था कि वो कर्जा नहीं चुका पाएगा, इसीलिए उसे काम करवाकर पैसे चुकाने का कहता है। पर विनायक अपने पास रखी सोने की मुद्रा मुनीम को देता है और उसकी कीमत पूछता है, जिसे देख मुनीम को लगता है कि वो चोरी का माल है। विनायक उसे बताता है कि वो उसकी पुश्तैनी मुद्रा है जिसकी कीमत मुनीम 100 रुपए बताता है। विनायक का सिर्फ 38 रुपए उधार था जो कि मुद्रा देने के बाद अब 62 रुपए बच गया था। विनायक मुनीम को कहता है कि उसके पास ऐसी 3 मुद्राएं और हैं जिसे मुनीम उससे खरीद लेता है। इसके बाद विनायक तुम्बाड़ जाकर सोने की मुद्राएं लाने लगता है। फिर एक दिन मुनीम पूछ ही लेता है कि क्या तुम तुम्बाड़ से हो। साथ ही पूछता है कि सरकार के बारे में सच में खजाना है या सिर्फ एक अफवाह है। इस पर विनायक कहता है कि यह अफवाह नहीं है, वहाँ सच में खजाना है। यह सुन मुनीम और वो दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि उसे अभी भी कुछ पता नहीं था। अब कई बार विनायक तुम्बाड़ से 8 मुद्राएं तो कभी कभी सिर्फ 2 ही मुद्राएं लाता है। इसे देख मुनीम उससे पूछता है कि वो एक साथ सारी मुद्राएं क्यों नहीं ले आता, पर विनायक उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर एक दिन जब वो 16 मुद्राएं लेकर आता है तो मुनीम उससे कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ये मुद्राएं खरीद ले। विनायक उसे ये मुद्राएं दे देता है और उसके ऊपर अपना उधार कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक टाइम पर विनायक के ऊपर मुनीम का कर्जा हुआ करता था। अब ये सिलसिला चलता रहता है। फिर एक दिन मुनीम को एक अंग्रेज ऑफिसर रोक लेता है और विनायक के बारे में पूछता है, जिसे मुनीम कुछ नहीं बताता और उसे झूठ कहता है कि उसका एक छोटा सा धंधा है। ये ऑफिसर मुनीम का ही फ्रेंड था जो मुनीम को ऑफिस मैनेजर की पोस्ट दिलाने वाला था, पर ऑफिसर बताता है कि उसका जल्द ही प्रमोशन होने वाला है और वो जल्द ही यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद हम मुनीम को विनायक के घर देखते हैं जो कि विनायक का बुलाया हुआ कंसाइनमेंट लेकर आया था। विनायक कंसाइनमेंट को देखकर बहुत
खुश हो जाता है, जो कि पूना में सिर्फ अमीर लोगों के घर में हुआ करता था। तभी मुनीम की नजर विनायक के पैर पर पड़ती है, जिसमें चोट लगी हुई थी, जो कि शायद खजाना निकालते वक्त उसे लगी होगी। वो विनायक से चोट के बारे में पूछता है, जिस पर विनायक उसे गिरने का कारण बताता है। अब जाते वक्त मुनीम विनायक से कहता है कि वो उसे अपने बिजनेस का पार्टनर बना ले, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है जो कि वो खुद अकेले संभाल नहीं पाएगा। इसके लिए उसे एक मैनेजर की जरूरत तो पड़ेगी ही। विनायक उसे इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम संभाल लूंगा। अब ऐसे करते करते विनायक बहुत अमीर हो जाता है और अब अपने लिए एक बाइक ले लेता है। इसी दौरान विनायक एक लड़के का फादर भी बन जाता है और अमीर होने के साथ साथ उसकी अय्यासियां भी बढ़ने लगती हैं। वहीं वो ऑफिसर मुनीम से जॉब दिलाने के लिए 2000 रूपए मांगता है और ये मुनीम के लिए लास्ट चांस था, क्योंकि उस ऑफिसर का 2-3 दिन बाद ट्रांसफर होने वाला था। इसके बाद हम मुनीम को विनायक के घर पर एक लेडी को लाते हुए देखते हैं। इसे मुनीम विनायक से 800 रूपए में सौदा करके बेच देता है। जब विनायक की पत्नी उस लेडी के बारे में पूछती है तो उसे मेड बताता है, यानी कि नौकरानी, और घर के ऊपर बने एक रूम में उसे जगह दे देते हैं। अब रात हो जाने पर वो लड़की विनायक से 50 रूपए की डिमांड करके उसे खास इन्फॉर्मेशन देने का कहती है। इसीलिए विनायक उसे 50 रूपए दे देता है और उसके पास चला जाता है, जहाँ वो लेडी बताती है कि मुनीम ने उसे एक गाँव से 50 रूपए में खरीदा था। इसके बाद उसने मुझे यहाँ तुमको 800 रूपए में बेच दिया। अब वो लेडी पैसों के लालच में आकर पूरी बात सच सच बता देती है कि मुनीम तुम्हें 2 दिन तक यहीं घर में बिजी रखना चाहता है, इसीलिए मुझे तुम्हें बेचा था कि मैं तुम्हें बिजी रख सकूं, और खुद वो तुम्बाड़ जाकर खजाना लूटना चाहता है। इसके बाद हम मुनीम को तुम्बाड़ में देखते हैं, जहाँ वो खजाना ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ विनायक पहले से ही पहुँच जाता है और छुपकर मुनीम के ऊपर नजर रखता है। अब विनायक उस कुएं में उतरने लगता है, जिसे उतरते हुए मुनीम देख लेता है, जो कि विनायक की ही चाल थी और उसे पता था कि मुनीम उसे देख रहा है। थोड़ी ही देर बाद विनायक उस कुएं से सोने की मुद्रा बाहर लाता है और ये सब देख मुनीम समझ जाता है कि खजाना कुएं में है। इसीलिए विनायक के जाने के बाद वो उस कुएं में उतर जाता है, जहाँ उसे एक बड़ा बॉक्स दिखाई देता है, जिसे खोलने पर उसे एक रास्ता दिखाई देता है जो कि नीचे की ओर जा रहा था। मुनीम रस्सी की मदद से नीचे उतर जाता है। ये पूर्ति की देवी यानी हस्तर की माँ की कोख थी, जो रेड कलर की दिखाई दे रही होती है। यहाँ मुनीम को महसूस होता है कि वो जगह सांस ले रही है, साथ ही उसके ऊपर एक चिपचिपा लिक्विड भी गिरता है। इसके बाद मुनीम वहाँ रखे एक बॉक्स को देखता है, जिसे वो खोलने लगता है। इसके अंदर उसे आटे के बना हुआ पुतला दिखाई देता है। वो जैसे उसे अपने हाथ में पकड़ता है तो आटे की खुशबू से वहाँ हस्तर आ जाता है, जो मुनीम के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद अब विनायक वहाँ वापस आता है और मुनीम को तड़पती हुई हालत में देखता है। असल में हस्तर के काटने के कारण मुनीम श्रापित हो गया था, इस कारण उसका हाल विनायक की दादी की तरह हो गया था। उसे ऐसा देख विनायक को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने कई बार विनायक की हेल्प की थी। इसीलिए वो मुनीम को हस्तर के नाम से डराकर सुला देता है और खुद खजाने के लिए प्रिपेयरिंग करने लगता है। अब सबसे पहले वो एक आटे का घेरा बनाता है, फिर आटे से बने पुतले को निकालकर हस्तर को बुलाता है, लेकिन हस्तर विनायक के पास नहीं आ सकता था, क्योंकि उसने अपने आप को आटे के घेरे में बंद कर लिया था। हस्तर अपने श्राप के कारण खुद की मर्जी से आटे को टच नहीं कर सकता था, जब तक कि कोई इंसान उसे वो आटा अपनी मर्जी से ना दे दे। अब यहाँ हस्तर को आटा ना मिलने से बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो मुनीम के हाथ को तोड़कर खाने लगता है। ये देख विनायक आटे का पुतला घेरे के बाहर फेंक देता है और हस्तर उस पुतले को खाने लगता है, जिसका फायदा उठाकर विनायक हस्तर के पीछे लटकी हुई पोटली को खोल देता है और उससे निकली सोने की मुद्राएं उठाने लगता है। इसके बाद वो हस्तर के आटे के पुतले खाने से पहले जल्दी से वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए मुनीम को आग में जलाकर मुक्त कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका हाल दादी जैसा हो। यहाँ हम सभी दर्शकों को अब क्लियर हो जाता है कि विनायक किस तरह सोने की मुद्राएं लाया करता था और हस्तर के काटने से श्राप लग जाता है, जो कि दादी को भी लगा हुआ था। इसके बाद हम विनायक की वाइफ को देखते हैं, जो घर में आई उस लेडी को मार रही होती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उसके पति के साथ इंटीमेट होती है। इसके बाद वो उस लेडी को घर से बाहर निकाल देती है और विनायक उसे कुछ भी नहीं बोलता। अब इसी तरह विनायक की लाइफ चलती रहती है। वो तुम्बाड़ जाता है और खजाना लाकर उससे अय्याशी करता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और विनायक की उम्र भी बढ़ती गई, जहाँ अब विनायक की 2 जुड़वा लड़कियां हो गई थी और उसका लड़का भी अब बड़ा हो गया था। हम विनायक के लड़के को घर में ही कुएं से खजाना लाने की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जो कि उसने प्रैक्टिस करने के लिए अपने घर में बनाया हुआ था। वो डेली रस्सी से उतरने के बाद हस्तर से मुद्रा चुरा कर वापस रस्सी पर चढ़ता है, जिससे कि वो अपने पापा के साथ एक दिन वहाँ जाए और बिना किसी गलती के खजाना चुरा कर रस्सी से जल्दी ऊपर चढ़ जाए। अब यहाँ विनायक के घर में हम उस लेडी को देखते हैं, जो कि अब महारानियों की तरह रह रही थी। वो उससे पूछती है कि उसका लड़का खजाना लाने के लिए कब तक तैयार होगा। इस पर विनायक उसे कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो बहुत लालची लेडी है, इसीलिए विनायक उसे हर बात नहीं बताता। इसके बाद हम विनायक को एक कॉल पिकअप करते हुए देखते हैं, जिसमें वो सामने वाले से अगले हफ्ते मुद्रा देने का कहता है। फिर अपनी पत्नी को बताता है कि वो कल तुम्बाड़ निकलने वाला है। साथ ही उसके लड़के पांडुरंग को तैयार करने का कहता है। जब पांडुरंग को अपनी माँ से पता चलता है कि उसे अगले दिन पापा के साथ तुम्बाड़ जाना है, तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि कई दिनों से वो इस दिन
के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। अब अगली सुबह विनायक की पत्नी आटे से भरा डब्बा विनायक को दे देती है। इसके बाद विनायक और पांडुरंग तुम्बाड़ के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद वो अब तुम्बाड़ पहुंच जाते हैं, जहाँ विनायक अपने बेटे को आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है। उस गुड़िया में पत्थर डलवाता है जिससे कि हस्तर को वो गुड़िया खाने में टाइम लगे और वो उस टाइम का फायदा उठाकर उसका बहुत सारा सोना उठा सके। अब दोनों पूर्ति की देवी की कोख में उतर जाते हैं, जहाँ पांडुरंग एक आटे की गुड़िया अपने कपड़े में छुपा कर ले आया था। जब आटे का घेरा बनाकर विनायक उससे आटे की गुड़िया वाली थैली निकालने का कहता है तो वो अपने साथ लाई हुई गुड़िया को बाहर निकाल कर देने लगता है। तभी वहाँ हस्तर आ जाता है और पांडुरंग घेरे के बाहर गिर जाता है। विनायक कैसे भी करके अपने बेटे को घेरे के अंदर लाता है और रस्सी पर चढ़कर वापस ऊपर जाने लगता है, लेकिन पांडुरंग के मन में लालच था, इसीलिए वो हस्तर की पोटली खोलकर सोने की मुद्रा उठाने लगता है। फिर जैसे ही वो रस्सी पर चढ़ता है तो हस्तर उसका पीछा करने लगता है, जहाँ से दोनों बड़ी मुश्किल से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद विनायक अपने बेटे को मारने लगता है, क्योंकि विनायक ने उसे गुड़िया साथ रखने से मना किया था, लेकिन वो फिर भी अपने साथ गुड़िया ले गया था, जबकि इस बार वो पांडुरंग को सिर्फ ट्रायल के लिए लाया था। अब घर आने के बाद पांडुरंग की माँ से पूछती है कि वहाँ उसने क्या देखा। पांडुरंग अपनी माँ को बताने से मना कर देता है, क्योंकि ये उसकी और पापा के बीच की बात थी। इसके बाद हम विनायक को एक राजा से बात करते हुए देखते हैं। इससे उसे पता चलता है कि तुम्बाड़ अब इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई है। असल में ये वक्त 1947 का था, जब इंडिया आजाद देश बन गया था। विनायक ये बात सुनकर बहुत शौक हो जाता है, क्योंकि इसके बाद से वो अब खजाना नहीं चुरा पाएगा। वहीं हम पांडुरंग को उसके घर में रह रही उस लेडी के पास जाते देखते हैं। वो उसे कहता है कि जिस तरह मेरे बाबा तेरे पास आते हैं, वैसे ही वो भी बड़ा होकर उसके पास आया करेगा। साथ ही वो अपने पास रखी सोने की मुद्रा भी उसे दे देता है। फिर रात में वो अपने पापा से बात करता है, जहाँ वो बताते हैं कि अब से वो तुम्बाड़ से सोना नहीं ला पाएंगे, क्योंकि सरकार वहाँ ताला लगा देगी। पांडुरंग ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, इसीलिए विनायक उसे अपनी सीक्रेट तिजोरी दिखाता है, जिसमें बहुत सारा सोना और पैसे रखे हुए थे। जिसे देख पांडुरंग शौक होकर खुश हो जाता है। अब रात को जब विनायक उस लेडी के पास जाता है तो वो उसे सोने की मुद्रा दिखाते हुए कहती है कि ये उसे पांडुरंग ने दी है। ये सुनकर विनायक को बहुत गुस्सा आता है और वो पांडुरंग के पास जाकर उसे बुरी तरह मारने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा भी उसी की तरह बने। पर पांडुरंग अपने पापा से भी ज्यादा होशियार था। वो पिटते हुए भी अपना लालची दिमाग चलाता है और अपने पापा को बताता है कि उन्हें हस्तर के लिए एक गुड़िया की जगह बहुत सारी गुड़िया ले जानी चाहिए। इससे वो खाने में बिजी रहेगा और दोनों को सोना उठाने का टाइम मिल जाएगा। ऐसा करने पर उनके पास एक ही बार में बहुत सारा सोना आ जाएगा। उसका ये आइडिया सुनकर विनायक बहुत खुश हो जाता है। अब क्योंकि पांडुरंग की जवानी बाहर आ रही थी और वो लेडी के साथ बदतमीजी करने वाली हरकतें करने लगा था, इसीलिए विनायक अपने बेटे को भी अय्यासियां करवाता है। फिर एक दिन वो दोनों आखिरी बार तुम्बाड़ जाते हैं और बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाकर उस जगह पर चले जाते हैं। अब जैसे जैसे वो आटे की गुड़िया बाहर निकालते हैं, वैसे वैसे बहुत सारे हस्तर वहाँ आने लगते हैं। यानी जितनी गुड़िया वो यहाँ लाए थे उतने ही हस्तर भी वहाँ आ जाते हैं, जो उन दोनों को घेर लेते हैं। पर वो उस आटे की लकीर के कारण बचे हुए थे। इसके बाद वो सभी आटे की गुड़िया बाहर फेंक देते हैं। इसे खाने के लिए सारे हस्तर एक दूसरे से लड़ते हुए गुड़िया खाने लगते हैं। तभी गलती से एक हस्तर उस घेरे के अंदर आ जाता है, इस कारण वो बुरी तरह जलकर भस्म हो जाता है। अब उन दोनों के पास वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि हर तरफ हस्तर ही हस्तर थे। इसीलिए विनायक अपने पूरे शरीर में बची हुई आटे की गुड़िया बांध लेता है और घेरे से बाहर जाने का डिसाइड करता है। ऐसा करके वो यहाँ से अपने बेटे को जिंदा बाहर निकालना चाहता था। खैर पांडुरंग अपने पापा को ऐसा करने से बहुत रोकता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। फिर विनायक वहाँ से सीधे ऊपर चला जाता है। इसके पीछे पीछे हम सभी हस्तर को जाते हुए देखते हैं, जो बाहर बने घेरे के कांटेक्ट में आकर भस्म हो जाते हैं और सारे हस्तर मारे जाते हैं। इसके बाद पांडुरंग उस कोख से सही सलामत बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर अपने पापा को शापित देखता है, क्योंकि हस्तर ने विनायक को भागते वक्त काट लिया था। अब जब विनायक अपने बेटे को सोने की मुद्रा से भरी पोटली देता है तो वो उसे लेने से मना कर देता है। इसके बाद वो अपने पापा को जलाकर उन्हें मुक्त कर देता है, इससे कि उनका हाल दादी की तरह ना हो। यहाँ पांडुरंग को समझ आ जाता है कि ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है और रोते हुए अपने घर निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।